क्या बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आपका शुभांशु कुमार है। ये आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल स्टडी बडी में मैं आपको स्वागत करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि आपको पहला जो लेक्चर मैंने डीसी सर्किट निकाला वो मजा आ गया होगा। अगर नहीं मजा आया तो मैं आपको सेकेंड वाले लेक्चर में मजा दिला दूंगा। बिकॉज पहला लेक्चर तो बेसिक सा था, मैं उसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस आपको हल्का फुल्का बेसिक चीज बता दिया कि डीसी सर्किट होता क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट करंट, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। मैंने डायरेक्ट करंट की बात की थी जिसमें मैंने बताया था इसमें जो करंट और वोल्टेज होता है वो क्या होता है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं करता है। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में आपका करंट और वोल्टेज दोनों कांस्टेंट होता है। मैंने आपको अल्टरनेटिंग करंट की बात बताई थी, उनका बिहेवियर बताया था। करंट का डायरेक्शन कभी एंटी क्लॉकवाइज जाता है, कभी क्लॉकवाइज जाता है, कभी एंटी क्लॉकवाइज, कभी क्लॉकवाइज, मतलब घूमते रहता है। और उसमें जो वोल्टेज होता है उसके पोलैरिटी भी चेंज होती थी, हो जा रही थी। प्लस ऊपर रहता था, कभी नीचे हो जाता था प्लस, कभी नीचे ऊपर ऊपर माइनस रहता था, कभी नीचे माइनस चला जाता था। तो पॉजिटिव निगेटिव बिहेवियर आप लोग ने देखा। एसी का जो बिहेवियर था उसको आप लोग ने देखा। और हर एक इंटरवल में, हर एक पीरियड में वो क्या कर रहा था, अपना डायरेक्शन को भी चेंज कर रहा था। मतलब 0 से 1 सेकेंड में अगर वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो 1 से 2 सेकेंड में निगेटिव हाफ साइकिल में भी जाएगा। तो 0 से 1 सेकेंड के बीच में उसका जो प्लस ऊपर है और नीचे निगेटिव है, तो एक से दूसरे सेकंड में क्या होगा, 1 to 2 सेकंड के बीच में क्या होगा कि ऊपर पॉजिटिव था तो ऊपर निगेटिव हो जाएगा, नीचे निगेटिव था तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव निगेटिव में बदल जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। तो ये सब हम लोग ने पढ़ा था। फिर डायरेक्ट करंट के बारे में हम लोग जाना था कि डायरेक्ट करंट क्या होता है। डायरेक्ट सर्किट में हम लोग थ्योरम्स के बारे में गए थे। व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ मैंने बताया था, I इज इक्वल टू जी वी होता है, वेयर I इज करंट, G इज कंडक्टेंस एंड G इज इक्वल टू 1/R होता है। मतलब रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और मैंने वी का मतलब भी बताया था कि वोल्टेज होता है। इसके बजाय हम लोग ने केवीएल एंड केसीएल के बारे में बात किया था। मैंने बताया था किरचॉफ भैया आए और किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ निकाले। किरचॉफ करंट लॉ बोलता है कि किसी एक ब्रांच में कोई करंट, एक नोड में अगर कोई अंदर घुस रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा, जितना बाहर निकल रहा है। मतलब जितना अंदर घुसेगा उतना बाहर निकलना चाहिए। मतलब 2 एम्पियर अंदर घुसेगा तो अगर 2 ब्रांच निकल रहे तो 1 एम्पियर और 1 एम्पियर निकलना चाहिए। मतलब जो इनपुट करंट है, जो मतलब जो इंटरिंग करंट है, इज इक्वल टू आउट, इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट होना चाहिए। समेशन ऑफ इनपुट करंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। फिर मैंने आपको केवीएल के बारे में बताया था कि केवीएल क्या होता है। केवीएल में मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है किसी एक लूप में, उसे क्या कहते हैं, केवीएल कहते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बोलते हैं। क्योंकि किरचॉफ भैया ने इसे देखा था, देयरफॉर उन्होंने अपना नाम ही लगा दिया किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इससे आपको यह सीख मिलता है भैया कि अगर आप भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो अगर आप उसे किए हो तो आप अपना नाम भी दे सकते हो। जैसे आपका नाम अमन है तो अमन लॉ, मेरा नाम शुभांशु सर है तो शुभांशु लॉ। जैसे आपका नाम और कुछ होगा तो उसके साथ लॉ बना दो। इसीलिए आपको डिस्कवरी करते रहना है, उसके लिए बेसिक चीज पढ़ना है। और बेसिक चीजों के लिए आप मुझे रेफर कर सकते हो। और मैं अपने बारे में भी आपको बताया था कि मेरा नाम शुभांशु कुमार है और मैं बीटेक का एक स्टूडेंट हूँ। चलिए तो आज पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट लॉ। ज्यादा टाइम जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज आपको हल्का सा डिटेल में, आप एक सीढ़ी में पैर रख चुके हो, अब आपको दूसरी सीढ़ी में पैर रखना, उसके लिए आपके शुभांशु सर तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार है तो कमेंट सेक्शन में जाइए और जरूर लिखिए यस आई एम रेडी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट करंट सर्किट देखिए, अगर ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, ये मेरा लेक्चर को पढ़ लीजिएगा तो ये 3 चीजों के बारे में आपको पता हो जाएगा। डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर अ नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। आपको मैंने ये चीज बता चुका है कि अगर रजिस्टर को सीरीज या पैरेलल में लगाएंगे तो उसका उसका करंट चेंज होगा, उसका वोल्टेज चेंज होगा, उसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। आर इक्विवेलेंट चेंज होने की वजह से उसका वोल्टेज भी चेंज होगा, वोल्टेज ड्रॉप चेंज होगा उस आर इक्विवेलेंट में, और करंट जो पास हो रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। तो डिटरमाइन द इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर अ नंबर ऑफ, इसमें आपको क्या बोला जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस
कैसे निकालते हैं, किसी का भी आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सीरीज और पैरेलल, मैं फिर से आपको चीज दोहरा दूंगा ताकि क्रिस्टल क्लियर बात हो जाए। और फॉर सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सर्किट डिटरमाइन द वोल्टेज एंड करंट फॉर ईच रजिस्टर, मतलब कि आप किसी भी रजिस्टर में वोल्टेज और करंट निकालने का तरीका भी सीख जाएंगे। सिंपल और कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी आप वोल्टेज और करंट को निकाल दीजिएगा। अब क्या है कि किरचॉफ लॉ कैसे लगाते हैं करंट और वोल्टेज में किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में, ये भी करना जान जाइएगा। आप बस सब्र रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसे किस तरीके से दिखाते हैं, किसी भी सर्किट को आप दिखाते हैं, एक सेल को मैंने बताया था, एक बड़ा सा डंडा एक छोटा सा डंडा दोनों को लगा देते एक सेल बन जाता है, और बहुत सारा सेल एक बैटरी बन जाता है। तो वही देखिए सेल बैटरी को इस तरह से दिखाते हैं। देखिए एक बार मैं ले लेता हूं लेजर पॉइंटर और शुरू कर देता हूं। देखिए ये है एक बड़ा सा डंडा, ये है एक छोटा सा डंडा, एक जो बड़ा सा डंडा उसके सामने पॉजिटिव, जो छोटा सा डंडा उसके सामने निगेटिव। दिस इज अ बैटरी, इसे हम लोग रजिस्टर कहते हैं, इसे हम लोग ग्राउंड को इस तरह दिखाते हैं। सर अरे मुझे पता है, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ग्राउंड को इस तरह दिखाते हैं। नीचे वाला नहीं दिखाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये चीज तो जरूर दिखाना है। ये वाला डंडा बनाइए, उसके नीचे 3-4 डंडा बना दो, बड़ा सबसे पहले क्या, बड़ा डंडा, उसके नीचे उससे हल्का छोटा डंडा, देखिए बड़ा है ऊपर, उसके नीचे से छोटा, उसके नीचे और उससे छोटा, ऐसे करते करते वो जो बनता है उसे ग्राउंड को इस तरह से दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफन कंटेन वन और मोर रजिस्टर। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट का डायग्राम आप देखे होंगे, सर्किट डायग्राम तो आप देखे होंगे, तो उसमें क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा रजिस्टर हो सकता है। उसमें क्या होगा, एक बैटरी या सेल हो सकता है। देखिए किसी भी सर्किट में एनर्जी देना है तो एक सप्लाई का होना जरूरी है, क्योंकि अगर डीसी सप्लाई देना है तो डीसी का एक सप्लाई होना, डीसी को जो बनाता हो वो होना जरूरी है। एसी सर्किट देना है तो एसी को जो बनाता हो वो भी दिखाना होगा। ठीक है, तो वही बात है, जो जिससे जैसे डीसी है तो आपको डीसी जनरेट करने के लिए जो सेल होते हैं वो उसको सेल दिखाना पड़ेगा। अगर एसी है तो एसी के लिए एसी जनरेटर को दिखाना होगा। ऐसे गोल और साइनोसॉइडल दिखाते हैं। देखिए कैसे, मैं दिखा देता हूं पेन से। देखिए अगर आपको डीसी दिखाना है तो डीसी को आप कैसे दिखाओगे, यहाँ बड़ा सा लाइन, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर नीचे, दिस इज अ डीसी सप्लाई, इसको डीसी सप्लाई बोलते हैं। और आप एसी कैसे दिखा सकते हो, ऐसे, फिर यहाँ गोल सा गोल दे दीजिए, फिर यहाँ फिर से नीचे निकालिए और क्या करिए, यहाँ पर इस तरह से कर देना है। ठीक है, क्या बन गया, एक मिनट, ऐसे गोल सा बना दीजिएगा। इस तरह से दिखाइएगा और ऐसे नीचे निकाल दीजिएगा। दिस इज एसी सप्लाई एंड दिस इज डीसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई कुछ इस तरह से बनता है, डीसी सप्लाई कुछ इस तरह से बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी डीसी सर्किट होगा तो वहां पर आपको सेल लगाना है, आपको ये एसी जनरेटर नहीं लगाना है। और जहां एसी सप्लाई देना वहां डीसी वाला सप्लाई सेल नहीं लगाना, आपको एसी सप्लाई एसी जनरेटर बनाना होगा। चलिए बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफन कंटेन वन और मोर रजिस्टर ग्रुप टुगेदर एंड अटैच टू एन इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स सच एज बैटरी। बोलने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफन कंटेन वन और मोर रजिस्टर, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक या एक से ज्यादा रजिस्टर हो सकता है जो एक साथ ग्रुप हो चुका होगा और क्या करेगा, एक एनर्जी सोर्स होगा, दैट इज बैटरी, एक बैटरी होगा। समझ गए, बैटरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको डीसी सोर्स देना है, तो डीसी सोर्स कौन देता है, बैटरी देता है। देयरफॉर किसी भी डीसी सर्किट में डीसी देने वाला एक कुछ एलिमेंट होना चाहिए, और जो डीसी देता है उसे हम लोग बैटरी कहते हैं। और एक लोड रहेगा, लोड मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था। भैया आप मेरे को सब पहले बता देते हो, आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हो इसीलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको अगर डीसी सर्किट बनाना है तो डीसी को देने वाला एक डीसी जनरेटर बनाना होगा। डीसी जनरेटर इसे डीसी सेल होना चाहिए।
और डीसी सेल के साथ एक लोड लगा होना चाहिए। लोड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, मैंने ये बात बता दी थी। अब रजिस्टर एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, इंडक्टर एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है, कैपेसिटर एक नहीं एक से ज्यादा भी हो सकता है। मैंने आपको ये भी बता दिया था कि कौन स्टोरेज एलिमेंट होता है, कौन कौन आपका एनर्जी कंज्यूम करता है। रजिस्टर सिर्फ खाली लेता है, कुछ देता नहीं है, खाली लेगा, पागल जैसा खाली लेते रहता है। तो रजिस्टर इज अ लोड विच टेक्स पावर फ्रॉम द सोर्स, दैट इज डीसी सोर्स और एसी सोर्स जो लगा है वहां। अगर सेल लगा है तो डीसी सर्किट होगा, और वहां अगर एसी जनरेटर गोल और उसके ऊपर साइनसॉइड जैसा कुछ बना होगा तो वो क्या है, आपका एसी जनरेटर है, एसी सप्लाई है जो एसी को देगा सर्किट में। तो लोड में आर एल सी, आर एल भी हो सकता है, आरसी भी हो सकता है, या आर एल सी तीनों भी हो सकता है। हम इसे एसी सर्किट में इसका बिहेवियर बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक एसी, इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाला एक एलिमेंट रहेगा। अगर वो डीसी है, डीसी एलिमेंट है, डीसी सर्किट है, तो डीसी बनाने वाला डीसी सेल रहेगा। और एसी है तो एसी को बनाने वाला एसी जनरेटर रहेगा। वही लिखा है, एक से ज्यादा रजिस्टर रहेगा जो एक साथ ग्रुप रहेंगे, या तो सीरीज में या तो पैरेलल में। मैंने आपको कॉम्बिनेशन में बताया, या तो एक साथ एंड टू एंड लगे होंगे, या तो साइड बाय साइड लगे होंगे, या एंड टू एंड और साइड बाय साइड दोनों कंबाइंड वाला जो था आपका मैंने बताया था। अगर सीरीज और पैरेलल दोनों हो जाए तो क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों होंगे तो कैसे लगेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया था। सीरीज में लगेंगे तो कैसे लगेंगे, पैरेलल में लगेंगे तो वो कैसे लगेंगे वो भी मैंने बता दिया। और एक एनर्जी सोर्स लगा रहेगा, जैसे कि बैटरी, मैंने जो बताया कि अगर डीसी होगा तो डीसी बनाने वाला एलिमेंट एसी को, तो एसी बनाने वाला एलिमेंट एसी को एसी जनरेटर बनाता है, डीसी को बैटरी बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रजिस्टर इन सीरीज, अरे सर बता दियो, कितना बार बताओगे, मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए। रजिस्टर को हम लोग सीरीज में भी लगा सकते हैं। रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज व्हेन देयर इज अ सिंगल पाथ फॉर अ करंट, करंट का एक सिंगल पाथ हो। आपको मैं कल थोड़ा सा बताया था, आज आपको डिटेल में बताऊंगा, हर एक चीजों को डिटेल में बताऊंगा। तो रजिस्टर को सीरीज में कब बोलेंगे, रजिस्टर को हम लोग सीरीज में तभी बोलेंगे जब उसका सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ हो, करंट का जो उसमें करंट बह रहा है सिर्फ और सिर्फ सिंगल पाथ होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ जो आपको ये जो सर्किट दिख रहा है, इसका देखिए करंट कहाँ से बहेगा, यहाँ से बहेगा, यहाँ से बहेगा, यहाँ यहाँ होते हुए होते हुए होते हुए होते हुए इधर फिर वापस आ जाएगा। तो इसको सिंगल पाथ, ये एक ही पाथ को ट्रेवल कर रहा है और दूसरा पाथ को ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो द करंट आई इज द सेम फॉर ईच रजिस्टर R1, R1 के लिए, R2 के लिए और R3 के लिए सेम करंट है आई। ये आई करंट R1 में भी बहेगा, R2 में भी बहेगा और R3 में भी बहेगा, और ये VT में भी बहेगा। मतलब सब जगह करंट सेम सेम है, जहां करंट सेम होगा वहां सीरीज हो जाएगा। सीरीज को पहचानने का मैं तरीका बता दिया हूं, अब आपको समझ में आ गया। अगर करंट सिंगल पाथ में मूव करता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे डी रजिस्टर इन सीरीज, मतलब सीरीज कनेक्शन है रजिस्टर का। यहाँ रजिस्टर के जगह इंडक्टर भी हो सकता है, अगर इंडक्टर रहे तो बोल देंगे इंडक्टर इन सीरीज। अगर कैपेसिटर हो जाए, 3 कैपेसिटर, रजिस्टर के जगह कैपेसिटर लगा दोगे तो वहां बोलेंगे कैपेसिटर इन सीरीज। तो लोड, आप लोड कैसा भी हो सकता है। अब देखिए आप बोले सर एक लोड होता है, आप ये 3 लोड क्या बना दी। देखिए वहां लोड आपका कितना भी हो सकता है, या तो सीरीज में हो सकता है, या पैरेलल में हो सकता है, कंबाइंड भी हो सकता है, सीरीज और पैरेलल। आपको बशर्ते क्या करना पड़ता है, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबका जोड़ और घटा करके जो एक सिंगल रजिस्टर से हम लोग दिखा सकते हैं, उस तरह बनाना पड़ता है। मतलब R1 R2 R3 को एक R से दिखाना पड़े तो उसको जो R जो रहेगा उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। और सीरीज में मैंने बताया था रेजिस्टेंस का प्लस हो जाता है, R जो बनेगा R इक्विवेलेंट होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अब वो कैसे होता है वो भी मैं बताऊंगा, बस सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी
गेन थ्रू ई इज लॉस थ्रू, देखो यहां से जो वीटी है वहां पर मान लो ईएमएफ बन रहा है ना। यहां से जो वीटी है वहां ईएमएफ है। मान लो ये बैटरी है, ये क्या है, मान लो 2 वोल्ट का है। जो 2 वोल्ट है उसी को ई बोल रहा है, उसी को ईएमएफ बोलते हैं। जो वोल्टेज है उसी को ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, यहां से यहां तक तो वोल्टेज सेम है, बट क्या होगा कि जब ये वाला जो रजिस्टर से जब वोल्टेज पार होगा तो क्या होगा, कुछ वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा रजिस्टर के कारण, क्योंकि रजिस्टर क्या करता है, करंट को रजिस्ट करता है, करंट को रजिस्ट करेगा। तो I इंटू आर इज वोल्टेज, मतलब I पार हो रहा है किसी रजिस्टर से, तो I इंटू आर आपका E होता है, और R क्या हो रहा है, I को घटा रहा है, दैट इज वोल्टेज इज ड्रॉपिंग। फिर से समझिए, मैं आपको दिखा रहा हूं। आप जानते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर, E इज इक्वल टू आई इंटू V इक्वल टू आई आर, जानते हो, ओम्स लॉ में पढ़ाया था। अरे सर आप तो I इक्वल टू जी भी पढ़ाए थे, ठीक है, G को 1/R कर दो, ठीक है, I इज इक्वल टू जी भी था, तो G को 1/R कर देंगे तो I इज इक्वल टू V/R, है ना। I इज इक्वल टू V/R, तो V इज इक्वल टू IR, R उधर चला गया, I के साथ इंटू हो गया, तो V इज इक्वल टू IR। और यहाँ V को ही EMF बोल रहा है, और EMF किसका, बैटरी का बोल रहा है। अब वो क्या हो रहा है, E किस पे डिपेंड कर रहा है, I और R में। R तो कांस्टेंट होता है, मतलब I पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ I क्या हो रहा है, I घट रहा है, क्योंकि रजिस्टर क्या कर रहा है, रुक जाओ भैया रुक जाओ, इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मतलब रोक देगा। Therefore E is equals to IR, तो ये क्या हो रहा है, वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। वोल्टेज के ड्रॉप के कॉन्सेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर के तरीके से समझ लिए कि नहीं समझे, समझ लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैं देख रहा था फर्स्ट वाले जो डीसी सर्किट का मैं जो निकाला उसमें सब्सक्राइब नहीं किए हो। इससे क्या होगा कि मैं जो लेक्चर निकालूंगा उसका आपको उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा और आप नहीं देख पाओगे, इसलिए पहले सब्सक्राइब करो और सामने वाला जो घंटी का बटन दिख रहा है घंटा बजा दो और ऐलान कर दो कि मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को मास्टर कर लूंगा और मास्टर को ही सिखा डालूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के बारे में समझें, ये समझना बहुत जरूरी है। V इज इक्वल टू आई आर, आर क्या करता है, V इज इक्वल टू आई आर, आई को छोड़ो पहले आर को देखो, आर क्या करता है, आर आपका आई को कम करता है, आई को जाने नहीं तो रुक जाओ भैया नहीं जाने देंगे तुमको, तो बोला आई को कम कर रहा है, तो आई घट रहा है जिसके कारण वोल्टेज भी घट रहा है, समझ गए, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज ड्रॉप। तो R1 में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, R2 में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा और R3 में कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा। देयरफॉर क्या बोल रहा है, एनर्जी गेन्ड बाय E, ये जो एनर्जी है वहां पर जो गेन हुआ है VT से वो क्या होगा, R1 में कुछ लॉस होगा, इज लॉस्ट थ्रू R1, R1 में कुछ लॉस, R2 में कुछ लॉस, R3 में कुछ लॉस। इतना दूर समझ गए भैया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट तो क्या हो रहा है, तीनों में सेम करंट बह रहा है, दैट इज I1। R1 में जो करंट बह रहा है वो I1 मान लो, R2 में जो करंट बह रहा है उसको I2 मान लो, और R3 में जो करंट बह रहा है उसको I3 मान लो। तो R1 में भी तो I ही करंट, क्योंकि I को तो सिंगल पाथ मिल रहा है ना, तो I सेम रहेगा। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि रजिस्टर के कारण करंट घट जाता है। अरे भैया घट जाता है, बट क्या है कि आपको एक रूल पता होगा कि जो क्या होता है कि अगर एक सेल से आई निकल रहा, आई करंट निकलता है, तो उसके दूसरे एंड से भी आई निकलना चाहिए, आई घुसना चाहिए, ये रूल है। तो क्या हो रहा है, यहाँ आई तो कांस्टेंट रह जा रहा है क्योंकि आई को एक सिंगल पाथ के थ्रू जाना है, एक क्लोज पाथ तो बन रहा है, तो करंट को तो पार होना होगा, करंट को कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ वो करे तो करेगा क्या, वोल्टेज को ड्रॉप कर देगा, V को ड्रॉप कर देगा। तो I तो I1 और I2 और I3, I1 में भी I करंट बह रहा, I2 में भी I करंट बह रहा और I3 में भी I करंट। अगर ब्रांचिंग हो जाता तो करंट डिवाइड हो जाता, बट यहाँ करंट डिवाइड तो नहीं हो रहा, करंट तो उतना ही बह रहा है, समझ रहे हो। तो वही है I इक्वल टू I1 प्लस I इक्वल टू I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I3, I1 में भी उतना ही करंट, I2 में भी उतना ही करंट, I3 में भी उतना ही करंट, मतलब कि R1 में उतना ही करंट, सॉरी R1 में उतना ही करंट,
R2 में भी उतना ही करंट, R3 में भी उतना ही करंट, और वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है। तो मैंने क्या कहा था, टोटल ईएमएफ जो यहाँ पर बन रहा है इज इक्वल टू टोटल इसमें ड्रॉप हो रहा है, मतलब कि वीटी इज इक्वल टू क्या होगा, V1, मतलब आर के क्रॉस जो लॉस हो रहा है उसको V1 बोलेंगे, R2 के क्रॉस जो लॉस हो रहा है उसको R2 बोलेंगे, V2 बोलेंगे, और R3 के तरफ जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसको V3 बोलेंगे। तो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों को प्लस करोगे तो ये VT मिल जाएगा, कि नहीं मिलेगा, मतलब जितना ईएमएफ वहां से वहां जा रहा है, लास्ट में जितना ईएमएफ बन रहा है वही तो डिफरेंस होता है। मान लीजिए पॉजिटिव साइड ई बन रहा है, तो इस साइड आपका वो बनना चाहिए जितना ये VT निकल सके, उसका ड्रॉप को भी माइनस कर देंगे। मतलब आप सिंपल, उतना गहराई में मत जाओ, मैं जितना गहराई बताना था कैसे वोल्टेज ड्रॉप होता वो तो आप समझ गए, बस आप इतना समझ जाओ कि जितना ड्रॉप हो रहा है R1 के क्रॉस, जितना ड्रॉप हो रहा है R2 के क्रॉस, और जितना ड्रॉप हो रहा है R3 के क्रॉस, वो टोटल वोल्टेज हो जाएगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू R1 के क्रॉस ड्रॉप, R2 के क्रॉस ड्रॉप और R3 के क्रॉस ड्रॉप। तो VT is equal to V1 plus V2 plus V3, and current is equal in all the resistors, that is R1, R2 and R3. Therefore R equals to R1, नहीं, I is equals to I1 is equals to I2 is equals to I3। अब ये चीज आप समझ जाइए, आपको मैं बता रहा था पहले लेक्चर में कि करंट इज कांस्टेंट, करंट देखो कांस्टेंट है, वहां पर देखो उस साइड देखो बाबू, ये देखो इधर I is equals to I1 is equals to I2 is equals to I3, I तो कांस्टेंट है पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो VT is equals to V1 plus V2 plus V3, where VT is total voltage drop, V1 is voltage drop in R1, V2 is voltage drop in R2, V3 is voltage drop in R3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे निकालते हैं उसका डेरिवेशन है ये, टेंशन नॉट, आपका मास्टर सब पढ़ाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RE से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, नंबर ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इज सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मैंने आपको कल बताया था कि रेजिस्टर अगर सीरीज में लगा हो, एंड टू एंड लगा हो, तो क्या करते हैं, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्विवेलेंट जितना होता है उसके लिए आप तीनों को सम कर देते हैं, या फिर जितना भी रेजिस्टर सीरीज में लगा उसे सम कर देते हैं। यहाँ 3 ठो रेजिस्टर सीरीज में लगा है, सीरीज को कैसे पहचानोगे, अगर करंट सिंगल पाथ में जा रहा है तो वो सीरीज हो जाएगा। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो आप जानते हो VT इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है, जितना रजिस्टर होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप होगा। यहाँ 3 रजिस्टर है तो 3 वोल्टेज ड्रॉप होगा, V1 V2 V3, बिकॉज R1 के क्रॉस ड्रॉप V1, R2 के क्रॉस ड्रॉप V2, R3 के क्रॉस ड्रॉप V4। अगर मान लो अगर 10 होता तो V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 हो जाता, क्योंकि 10 की 10 रजिस्टर में ड्रॉप हो जाते हैं। तो यहाँ 3 ठो मान लिए हैं तो रजिस्टर तो 3 ठो ड्रॉप हो रहा है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, VT को टोटल वोल्टेज ड्रॉप को IR से, V इज इक्वल टू IR होता है फॉर्मूला, याद जानते हो ओम्स लॉ में। तो IT इंटू RE मतलब टोटल करंट इज इक्वल टू RE मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और I1 के V1 के क्रॉस ड्रॉप को कैसे लिख सकते, I1 R1, मैंने आपको बताया था थोड़ा देर पहले, I1 R1, I2 R2, I3 R3। तो क्या होगा, आपको मैंने बताया कि टोटल करंट इज इक्वल टू I1 I2 I3 सब सेम हो जाएगा। मैंने बताया था करंट का एक सिंगल पाथ होता है, तो कितना भी रजिस्टर हो उसका करंट तो सेम हो जाएगा। तो देयरफॉर IT और I1 I2 I3 सब सेम है, तो IT इधर से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से करंट को काट सकते हो कॉमन लेकर के। तो आप जब करोगे तो RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। आप ये जो किए इसको कॉमन लेकर के खुद से करना, आपको हर चीज समझ में आएगा। जो बच्चे को नहीं समझ में आ रहा हो उसको मैं बता देता हूँ, ये जो मैं निकाला IT इक्वल टू RE I1 प्लस I1 R1 I2 R2 प्लस I3 R3, मैंने देखिए यहाँ बताया I इक्वल टू I1 होता है, तो I1 के जगह I लिख दीजिएगा, I लिख दीजिएगा, और यहाँ IT भी I है, देखिए यहाँ IT को ही I बोलते हैं, ठीक है।
तो आई टी को आई लिख दीजिएगा, आई वन को भी आई लिख दीजिएगा, आई टू को भी आई लिख दीजिएगा, आई थ्री को भी आई लीजिएगा और फिर से सिंप्लीफाई करिएगा, आपके पास ये वाला हूबहू आपके पास क्या होगा, एक्सप्रेशन निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम्पल 1, अब आपको एग्जाम्पल भी आपको करवाऊंगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट। आपको करंट निकालना है भैया, करंट बताओ क्या होगा, करंट आई इन द सर्किट। किसी भी सर्किट में आई कितना हो रहा है वो आपको बताना है, आपको आर ई भी निकालना है। फाइंड द इक्विवेलेंट आर ई। पहले आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि आपको क्या दिया हुआ है। कुछ दिया है, मेरे को एक सर्किट डायग्राम दिया है, अब आपको क्या दिया है वो तो समझ में आ गया। अब आपको क्या निकालना है उसको देखना होगा, उसको एनालाइज करना होगा। क्या निकालना है हमको, आर ई निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और हमको करंट आई निकालना है, एक सर्किट में कितना करंट बह रहा है उसके बारे में निकालना है। तो इसमें आर ई निकालने के लिए आपको ये पता करना है कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है, ये कंबाइंड है। ये देखिए एंड टू एंड लगा हुआ है। करंट को देखिए, करंट देखिए एक सिंगल पाथ में जा रहा है कि कहीं ब्रांचिंग होकर के अगर दूसरा रास्ता भी अपना रहा है। यहाँ करंट यहाँ से निकल रहा है, मेरे पॉइंटर को देखिए, यहाँ पर यहाँ से निकल रहा है करंट, एक सिंगल पाथ में ही आ रहा है और वापस इसमें चला जा रहा है। Therefore it is in series, और सीरीज में हम आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बताए थे, आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आर वन आपका तीन ओम दिया है, आर टू आपका 2 ओम दिया है और आर थ्री आपका 1 ओम दिया है। तो 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 6 ओम। आपको आर इक्विवेलेंट निकालना आ गया। मैं दुआ करता हूं कि आपको आ गया होगा, आ रहा है कि नहीं। चलिए, तो करंट इज फाउंड फ्रॉम द ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर ई। मतलब इसमें क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर ई बोल सकते हैं। आपको करंट निकालना है तो आप ओम्स लॉ को यूज करके V इज इक्वल टू आई आर ई जानते हो। अब क्या करना है, वोल्टेज आपको दिया है क्या भैया, वोल्टेज 12 वोल्ट तो दिया हुआ है। आई दिया हुआ है नहीं, आई तो हमको निकालना है। आर ई निकाल, आर ई जानते हो, आर ई तो मैं ऊपर निकाला हूं 6 ओम। सबको पुट कर देते हैं। पहले आप आई इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ आई के साथ आर ई इंटू में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो V बाई आर ई हो जाएगा। यहाँ पर V कितना है, 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट लिख दिया हूं। आर ई कितना है, 6 ओम, तो मैं यहाँ 6 ओम लिख दिया हूं। आई कितना है, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो आई भी निकाल लिया, आर ई भी निकाल लिया। मैं दुआ करता हूं ये भी स्लाइड आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला एक और क्वेश्चन दे दिए हैं। सर ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है, सेम फिगर लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट है। सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 रेजिस्टर टोटल द 12 वोल्ट। मैं देखिए, अब आपको मैं बता रहा था ना ये वाला एक्सप्रेशन, देखिए मेरा पॉइंटर को देखिए, Vt इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा एक एग्जाम्पल लेकर के। देखिए इसमें 12 वोल्ट हो रहा है, तो यहाँ 12 वोल्ट कैसे आना चाहिए, ये 3 ओम के क्रॉस कोई ड्रॉप होना चाहिए, ये 2 ओम के पास जो ड्रॉप होना चाहिए और ये 1 ओम के जो में ड्रॉप होना चाहिए, वो दोनों का सम ले ले तो 12 वोल्ट आ जाना चाहिए, तभी तो वो वाला चीज प्रूव होगा। तो चलो प्रूफ कर लेते हैं। पहले 3 ओम के 3 ओम में क्या ड्रॉप हो रहा है पहले वो निकालते हैं। तो 3 ओम की तरफ क्या ड्रॉप होगा, आप मेरे को बता सकते हो, 3 ओम की तरफ क्या ड्रॉप होगा। आई तो सेम होता है, आई मैं कितना निकाला हूं, आई मैं निकाला हूं 2 एम्पियर। देखिए वही लिखा हुआ है, सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द 3 रेजिस्टर टोटल द 12 वोल्ट। मतलब तीनों में जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है दोनों का सम ले लें तो 12 वोल्ट के बराबर आना चाहिए। आर ई मैं 6 ओम निकाल चुका और आई आपका 2 एम्पियर निकाल चुका हूं पहले। ये देखिए ये वाला निकाल लिया था। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आर ई और आई दे दिया है आपको। अब देखिए आई जो रहेगा सारे रजिस्टर में सेम रहेगा, बिकॉज इन सीरीज आई इक्वल टू आई वन इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई थ्री। मतलब आई वन और आई टू और आई थ्री इज इक्वल टू आई हो जाएगा, और आई मैंने 2 एम्पियर निकाल दिया है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, इस 3 ओम के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो क्या होगा, पहले 2 एम्पियर, आई क्या है 2 एम्पियर, आई इंटू R1, आई कितना है 2, तो 2 यहां लिख दिया हूं। R1 कितना है, R1 यहां से निकाल रहा है, पहले R1 इसी को मान लिया, 1 ओम को मान लिया। चलिए मैं R1 3 ओम को मानता हूं, तो क्या होगा 2 एम्पियर इंटू 3 ओम इज इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर करंट भी सेम रहेगा, तो आई कितना होगा 2 एम्पियर हो जाएगा, और आर कितना है 2 है, तो 2 एम्पियर इंटू 2 ओम कितना हो गया 4 वोल्ट।
और इधर क्या होगा 1 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट। तो 2 + 4 + 6 कितना हो रहा है? 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 वोल्ट। देखिए प्रूफ हो गया है। अब बोलिए आपका मास्टर महान है, आपको एकदम सिंपल और एकदम अच्छी तरीके से समझा दिया कि सीरीज में क्या होता है। मैंने आपको सीरीज में बोला करंट कांस्टेंट होता है, I = I1 = I2 = I3। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू V1 + V2 + V3, वेयर V1 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, V2 इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 एंड V3 इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3। आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको ईएमएफ समझाते हैं। अगर ईएमएफ सीरीज में लग जाए तो उसको हम लोग कैसे एक ईएमएफ बना सकते हैं, या ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं, वो भी जानना जरूरी है। आप 9, 10, 11, 12 में पढ़े होंगे, लेकिन आपका मास्टर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको वो भी बताएगा। द आउटपुट डायरेक्शन फ्रॉम अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज फ्रॉम पॉजिटिव साइड। मतलब बोलना चाह रहा है कि आउटपुट एंड में, दैट इज बी एंड में आपका क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइड में आपका आउटपुट एंड है। देयरफॉर अगर ए से बी तरफ जाएंगे तो क्या हो रहा है? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए हम लोग क्या लेंगे? +E ले लेंगे। और क्या होगा? वो इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कम से ज्यादा जा रहा है। तो ज्यादा होगा ई कि कम होगा ई? ज्यादा होगा ई। तो 10 ए से अगर बी की तरफ जाएंगे तो ईएमएफ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। और अगर हम लोग उल्टा जाए, बी से ई की तरफ जाए तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव से निगेटिव, अच्छाई से बुराई की तरफ। ये खराब बात है, इसीलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या होगा? कम हो जाएगा, निगेटिव चीज होगा। अब मान लीजिए ये एग्जाम्पल दे दिया गया है। मेरे पॉइंटर को देखो बाबू, पॉइंटर उधर 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 देखो। एक ये आपका एग्जाम्पल दे दिया गया है। एक रजिस्टर लगा हुआ है, एक आपका ईएमएफ लगा हुआ है, और ये दूसरा ईएमएफ लगा हुआ है। अब आपको टोटल ईएमएफ निकालना होगा। तो पहले ये बताओ, ये निगेटिव, अब आपका करंट इस तरह से बह रहा है। देखो ये दिखा दिया है करंट, ये ईएमएफ दिखा दिया है। ईएमएफ इधर से इधर बह रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव बह रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी ईएमएफ दिखाया। मेरे पॉइंटर की तरफ देखो, पॉइंटर पॉइंटर, ये देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ जा रहा है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ई बढ़ रहा है ना? बढ़ रहा है क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। अगर इसका डायरेक्शन उल्टा रहता तो पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब ईएमएफ घट रहा है। तो अब यहाँ बताओ, ए और बी के बीच में, ए से बी के बीच में अगर ईएमएफ इस तरह से फ्लो करेगा तो क्या होगा? पहले निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब +E होगा, मतलब +9 वोल्ट होगा। यहाँ क्या प्लस से माइनस, इसको भी निगलेक्ट करो, ये वाला चीज को निगलेक्ट करो। मैं निगलेक्ट कर देता हूँ, पेन से मिटा देता हूँ उसे। 1 मिनट, इसे मैं निगलेक्ट कर देता हूं अभी। ये मान लो अभी नहीं है, ठीक है? ये मान लो नहीं। अभी क्या हो रहा है? यहीं से करंट यहीं बह रहा है, मतलब कि ये वाला जो करंट है ऐसे करके ऐसे बह रहा है, ठीक है? ये करंट ऐसे बह रहा है, मतलब क्या हो रहा है? पहले पॉइंटर ले लेता हूँ, लेजर पॉइंटर, तब आपको अच्छे से दिखेगा। ये निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बह रहा, बढ़ रहा है, मतलब +9 वोल्ट। निगेटिव से पॉजिटिव मतलब बढ़ रहा है, निगेटिव, बुराई से अच्छाई हो रहा है, निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आ रहा है। तो अच्छी बात हो रही है, दैट इज +9 वोल्ट। पॉजिटिव से अब यहाँ से वापस यहाँ जा रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव। देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से वापस निगेटिव की तरफ, मतलब क्या? अच्छाई से बुराई, मतलब निगेटिव हो रहा है, इसलिए निगेटिव -3 वोल्ट। तो 9 + 9 वोल्ट -3 वोल्ट इज इक्वल टू +6 वोल्ट। आप समझ में आया? अब मान लो बी और ए से यहां से अब यहाँ घुमा रहे हैं। अब देखिए मिटाता हूं इसको मैं, इरेज ऑल। अब क्या करूंगा? पेन लूंगा, अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये मान लो ये नहीं है, ठीक है? अब क्या होगा? लेजर पॉइंटर, अब देखिए अब क्या हो रहा है? यहां से ऐसे करके करंट जा रहा है। मेरे पॉइंटर की तरफ देखो, यहां से ऐसे होते हुए ऐसे जा रहा है करंट, यहां से बी से होते हुए ए की तरफ जा रहा है। मतलब क्या कि निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, मतलब पॉजिटिव होगा +3 वोल्ट। और यहाँ का पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब खराब चीज जा रहा है, अच्छाई से बुराई की तरफ जा रहा है। ये गलत बात है, दैट इज निगेटिविटी आ रहा है, देयरफॉर -9 वोल्ट। तो +3 वोल्ट -9 वोल्ट इज इक्वल टू -6 वोल्ट। अब समझ में आया आर इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे? अगर ए से बी के लिए एक अकेला, अगर आपको ये दिखाना हो, ईएमएफ दिखाना हो, तो आप 6 + 6 वोल्ट दिखा सकते हो। और अगर बी से ए दिखाना है तो आप -6 वोल्ट दिखा सकते हो।
अब वो डिपेंड कर रहा है कि करंट कहाँ से बह रहा है। करंट आपका इस तरह से उस तरफ बह रहा है तो आप कैसे दिखाओगे, अगर इस तरफ से इस तरफ बह रहा है तो आप कैसे दिखाओगे, ये चीज समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंगल कंप्लीट सर्किट, एक सिंगल कंप्लीट सर्किट क्या होता है इसके बारे में समझ जाते हैं। एक सिंपल सीरीज सर्किट ले लीजिए, मैं बना लिया, चलो बना लिया हूं, आपका मास्टर पहले बना के रखता है। चलिए मैं एक सिंगल सीरीज सर्किट ले लिया हूं। अब मान लिया आपको पाथ दे देगा ए बी सी डी, आपको पाथ दे दिया है और आपको एक पाथ दे करके आपसे पूछेगा कि उसमें ईएमएफ कितना होगा और आर कितना होगा, एनर्जी एंड बी इंक्रीजेस थ्रू, आपको दे दिया जाए तो भी निकाल लोगे। आर इक्विवेलेंट 4 + 2 6 हो जाएगा। और ये क्या होगा, ए बी सी डी मतलब इस तरह से बह रहा है, मतलब क्या होगा +15 वोल्ट -3 वोल्ट दैट इज 12 वोल्ट, आप वो भी निकाल लोगे। चलिए लेकिन वो नहीं यहाँ बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है अगर ए बी सी डी पाथ में जा रहे हैं तो एनर्जी एंड वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है। सही बात है, वोल्टेज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। माइनस से प्लस चला गया मतलब प्लस 5 वोल्ट, प्लस से माइनस चला गया मतलब -3 वोल्ट, है ना। तो +15 वोल्ट -3 वोल्ट दैट इज 15 - 3 दैट इज 12 वोल्ट हो जाएगा। अब वो 12 वोल्ट क्या हो रहा है, पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। पॉजिटिव मतलब इंक्रीज कर रहा है, वही लिखा है 15 - 3 वोल्ट दैट इज 12 वोल्ट एंड डिक्रीजेस टू 3 वोल्ट। अब मान ली उल्टा ले चले तो क्या होगा, माइनस से प्लस मतलब 3 वोल्ट होगा, और यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव मतलब माइनस -15 वोल्ट होगा। तो 3 - 15 दैट इज -12 वोल्ट, दैट इज निगेटिव हो रहा है, मतलब डिक्रीज करेगा। अगर ए बी सी डी की तरफ जाए तो वोल्टेज इंक्रीज करेगा, अगर डी सी बी ए की तरफ जाए तो वोल्टेज डिक्रीज करेगा। वही लिखा है एनर्जी एंड बी इंक्रीजेस थ्रू बी वोल्ट, अगर ए बी सी डी पाथ में जाए तो, और डिक्रीज होगा 3 वोल्ट सोर्स से जाए तो, ठीक है। द नेट गेन इन द पोटेंशियल इज लॉस थ्रू द 2 रजिस्टर R2 IR2 एंड IR4, मतलब कि IR2 मतलब इसको 2 ओम की तरफ बता रहा है और IR4 यहाँ 4 ओम की तरफ बता रहा है। मतलब इन दोनों में वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसके कारण कुछ वोल्टेज का लॉस्ट होगा, वही यहाँ लिखा है द नेट गेन इन वोल्ट पोटेंशियल इज लॉस्ट थ्रू द, जो गेन हो रहा है उसमें पोटेंशियल लॉस्ट हो रहा है इस 2 रजिस्टर के कारण। देयरफॉर जो दोनों का सम होगा इंटायर लूप का वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक क्या हो रहा है, आपको मैंने बताया था कि वोल्टेज को ए बी सी डी के तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वोल्टेज गेन हो रहा है, और डी सी बी ए के तरफ जा रहे हैं तो वोल्टेज लॉस हो रहा है। तो ए बी सी डी में जो वोल्टेज गेन होता है वो क्या करता है, उसमें जो रजिस्टर होता है उसमें कुछ लॉसेज आता है, उस लॉसेस के कारण जो क्या होता है, टोटल आपका इंटायर लूप में टोटल आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। यही तो केसीएल और यही तो केवीएल कहता है। तो केवीएल के बारे में आपको हल्का सा नॉलेज हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आई निकालना है, करंट आई निकालना है। पहले आपको क्या करना है, एक लूप ले लेना है, एक आपको ऐसा लेना है, मैं आपको बता रहा हूं इस तरह का अगर क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ट्राई करना है, अगर कुछ नहीं बताया गया पाथ वगैरह तो आप पॉजिटिव वाले लेके चलो, जिसमें वोल्टेज गेन हो रहा है उसको लेकर के चलना, ठीक है। तो इससे पहले चेक कर लेते हैं, तो निगेटिव से पॉजिटिव मतलब 18 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव से निगेटिव -3 वोल्ट हो जाएगा, तो 18 - 3 = 15 वोल्ट हो गया। और आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 3 + 2 मतलब दोनों सीरीज में है तो 3 + 2 दैट इज 5 ओम हो गया। अब इसको ओम्स लॉ लगाते हैं तो क्या होगा, I = E/R और V/R, तो वोल्टेज कितना है 15 वोल्ट है तो 15 लिख दिया हूं, और यहाँ 5 ओम है तो यहाँ 5 लिख दिया हूं, तो I कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया। अब समझ गए सिंगल लूप सर्किट का कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। चलिए एक समरी बता देता हूं, अब तक क्या बताया था, मैंने बताया कि रेजिस्टेंस का रूल बताया, सीरीज में रहेगा तो R1 + R2 + R3 + डॉट 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 Rn तक, एन रेजिस्टेंस है तो पूरे एन रेजिस्टेंस को सारे को सम कर देना है। करंट क्या होगा, I = E/R हो जाएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब वोल्टेज रूल बताता है कि जितना ईएमएफ आपका टोटल वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R3 प्लस डॉट डॉट जितना भी रजिस्टर लगा सबका वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू टोटल वोल्टेज ड्रॉप। यही था सिंपल सिंगल लूप सर्किट का समरी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब कॉम्प्लेक्स सर्किट की तरफ चलते हैं। सिंपल समझ गए, सिंपल तो सस्ते में निकल जाएगा, कॉम्प्लेक्स को भी आपको समझना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स सर्किट इज वन कंटेनिंग मोर देन अ सिंगल लूप। इसमें क्या होगा, एक लूप नहीं बहुत सारा लूप रहेगा। मास्टर आपको सब पढ़ाएगा, बस सुनते रहो। एक लूप नहीं बहुत सारा लूप रहेगा। A complex circuit is one that contains more than single loop and different current path। और उसका करंट पार्ट एक सिंगल पाथ नहीं होगा, उसका बहुत सारा पाथ। मतलब इसमें सीरीज भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। सिंपल सर्किट में हमेशा सीरीज में रहता था। अब यहाँ क्या है कि कॉम्प्लेक्स सर्किट में क्या होगा कि आपका सीरीज में भी हो सकता है, पैरेलल में भी हो सकता है। ठीक है, एट जंक्शन एम एन एन I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। I1 क्या होता है, I2 प्लस I3 होता है, और I2 होता है, नहीं सॉरी, I1 जो होता है, ये देखिए I1, ये I1 जो दे रहे हैं वो देखिए जितना इंटर कर रहा है उतना बाहर भी निकल रहा है। तो I1 इंटर कर रहा है इस नोड में, तो I1 हो गया, और कितना निकल रहा है, I3 और I2 निकल रहा है। मतलब I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। यही है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ करके दिखा दिया है। कॉम्प्लेक्स सर्किट में लॉज लिखना स्टार्ट हो जाता है बाबू। सिंपल वाले में ओम्स लॉ लगा करके आप काम तमाम कर सकते हो। आप हर क्वेश्चन के आंसर का पोस्टमार्टम करके उसका आप आंसर निकाल सकते हो। अब कॉम्प्लेक्स सर्किट का आपको पोस्टमार्टम करना है, आपको उसका आंसर निकालना है, तो आपको थ्योरम्स तो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो किरचॉफ का करंट थ्योरम है। तो किरचॉफ का करंट थ्योरम देखिए यहाँ लग रहा है, जितना करंट इंटर कर रहा है उतना करंट बाहर निकल रहा है। तो खाली I1 इंटर कर रहा है, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट इंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउटगोइंग। तो इनकमिंग करंट एक ही है, तो I1 इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट आउटगोइंग, दैट इज I3 एंड I2। तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 कह सकते हैं। और यही I3 क्या कर रहा है, वापस से आकर के अंदर घुस रहा है, इस नोड में अंदर घुसेगा। देखिए मैं बता रहा हूं कैसे, देखो ये वाला ऐसे करे घूम करके ये क्या करेगा, वापस इस जगह में आ जाएगा। अरे क्या आ जा रहा है भाई साहब बार बार। थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आज, बट चलिए इसको आज बार मैनेज कर लेते हैं। मैं अब मेरे पॉइंटर को देखिए, बस ये पॉइंट से क्या हो रहा है, I1 निकल रहा है, यहाँ से बहेगा 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 बहेगा, ये क्या करेगा, वापस इस नोड में वापस आ जाएगा। करंट ऐसे निकलेगा और वापस इस नोड में आ जाएगा। मतलब ये इस नोड में इंटर कर रहा है, इस नोड से बाहर निकल रहा है। देखो I3 बाहर निकल रहा है और इस नोड में अंदर घुसेगा। और ये क्या होगा, I2 को देखो, यहाँ से I2 बाहर निकल रहा है और यहाँ से क्या करेगा, अंदर घुसेगा। और यहाँ I1 क्या होगा, बाहर इस नोड से बाहर निकल के इस नोड में इंटर करेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1। देखो दोनों को बराबर कर सकते हैं, दोनों को इक्वल टू लिख सकते हैं। I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 भी लिख सकते हैं, या I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 भी लिख सकते हो। तो जंक्शन रूल आपका देखिए डिफाइन हो गया, जितना इंटर कर रहा उतना लीव कर रहा है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से आप समझ गए। नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा आपके लिए खुला हुआ है, आप वहां पर जा करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेलल कनेक्शन, सर ने आपको पैरेलल कनेक्शन भी बताया था, तो पैरेलल कनेक्शन भी समझ लीजिए। अगर रजिस्टर पैरेलल में लगा रहता है तो उसमें क्या होता, मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज उसमें सेम होता है, उसमें करंट डिफरेंट हो जाता है। अब मैं बताता हूं वोल्टेज कैसे सेम हो जाता है। वो देखो, ये पैरेलल कनेक्शन आपको दिख रहा है, यहां से यहां जो वोल्टेज रहेगा वो यहां से यहां भी वोल्टेज वही रहेगा। क्योंकि देखिए वोल्टेज के लिए तो एकदम कॉन्टिन्यूअस पाथ मिल रहा है, यहां से भी वोल्टेज के लिए कंटिन्यूअस पाथ, यहां से यहां वोल्टेज जो रहा था, है ना, इसके बीच में कहीं लॉसेस नहीं हो रहा है। यहाँ भी उतना ही वोल्टेज, यहाँ भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। यहाँ भी कंटिन्यूअस है, यहाँ भी कोई रजिस्टर नहीं लगा है, देयरफॉर यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। यहाँ भी कोई रजिस्टर नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ से यहाँ भी उतना ही वोल्टेज दिखेगा। देयरफॉर वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन। करंट क्या होगा, करंट यहाँ से बहेगा, कुछ नीचे चला जाएगा कुछ उधर चला जाएगा, मतलब सिंगल पाथ में नहीं जा रहा है, उसको दो तीन भाग में टूट जा रहा है। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, करंट टूट जाता है, करंट का डिवीजन हो जाता है। देयरफॉर I2 प्लस
देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ I2 2 ओम के लिए बताया गया है, I4 4 ओम के लिए बताया गया और I6 6 ओम के लिए लिखा गया है। चलिए समझ आइए, ऐसा नहीं सोचे कि I1 कहाँ गया, I3 कहाँ गया और I5 कहाँ गया। सर ये नहीं सोचना है बाबू। यहाँ 2 बोलने का मतलब 2 ओम है, 4 बोलने, यहाँ देखो मैं पॉइंटर, ये 4 बोलने का मतलब 4 ओम है और ये 6 बोलने का मतलब 6 ओम। तो वैसी तरह V2 2 ओम की तरफ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, 4 ओम के पास जो वोल्टेज ड्रॉप होगा और यहाँ 6 ओम की तरफ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। यहाँ सम नहीं हो रहा है, दोनों सब सब बराबर है वोल्टेज यहाँ पर, तो वोल्टेज ड्रॉप सेम हो जाएगा। बट यहाँ करंट का समेशन हो जाएगा क्योंकि करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज यहाँ नहीं बढ़ रहा। वोल्टेज में कहीं लॉसेस नहीं आ रहा है। वोल्टेज में लॉसेस तब आता, देखिए दोनों कैसे वोल्टेज का ड्रॉप को नापते हैं। एक पॉइंट ले लीजिए, दूसरा पॉइंट ले लीजिए, दोनों का वोल्टेज देख लीजिए। अगर उसका सीधा पाथ में कहीं भी कुछ दिख नहीं, रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा, तो मतलब वहां से यहां तक आपका सारा वोल्टेज सेम हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक नीचे वाला सारा वोल्टेज सेम हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक के बीच का वोल्टेज ड्रॉप भी सेम, यहाँ से यहाँ तक के बीच का वोल्टेज ड्रॉप भी सेम, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप भी सेम। अब क्या करना है, अब सीरीज में उल्टा होता था, सीरीज में मैं बता चुका हूं, अब आपको सब चीज समझ में आ गया वाला भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा वाटर ब्रेक ले लेते हैं। चलिए पैरेलल कनेक्शन का अब डिराइव करते हैं कि 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आपको तो मैं पिछले वाले लेक्चर में बता दिया वो कैसे होता है, मैं आपको देखिए सारा बेसिक बता दिया। अब इसमें आपको वेरीफाई करवाऊंगा कि मैं जो बताया वो सही बताया। Vt इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 प्लस V2 इक्वल टू V3। ये मैंने आपको बताया कि वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है पैरेलल में। करंट क्या होता है, सम हो जाता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाता है। तो I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। तो तो क्या हो सकता है, I को हम V/R लिख सकते हैं, तो हम यहाँ कह सकते हैं IT को हम VT/R ही लिख सकते हैं, I1 को हम लोग V1/R1 लिख सकते हैं बिकॉज I इक्वल टू V/R। तो IT इज इक्वल टू VT/R RE, I1 इज इक्वल टू V1/R1, I2 इज इक्वल टू V2/R2, वही लिखे IT इज इक्वल टू VT/RE, I1 इज इक्वल टू V1/R1, I2 इज इक्वल टू V2/R2 और I3 इज इक्वल टू V3/R3। अब मैंने बताया था कि वोल्टेज ड्रॉप सब सेम होता है, सब सेम है तो सारा को VT से चेंज कर दिए, VT तो V1 भी VT के बराबर, तो VT यहाँ लिख दीजिए, V2 को भी VT लिख दीजिए, V3 को भी VT लिख दीजिए और चारों तरफ VT को काट दीजिए। लास्ट में आपके पास 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिलेगा और इससे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन निकाल सकते हो। तो देखिए इसको सम टोटल ऐसे लिख सकते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया गया है। अगर 1 होगा, अगर मान लिए तीन रजिस्टर होगा तो 1 से 3 मतलब 1/R1, ये समेशन का ये सिंबल है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए समझ गए, आगे बढ़ते हैं। चलो एक एग्जाम्पल करा देता हूं, ठीक है। देखिए आपको बताया गया है कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ RE, आपको RE निकालना है। आपको पहले देखना होगा कि क्या चीज आपको गिवन है। आपको गिवन है ये सर्किट और आपको क्या निकालने बोल दिया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने बोल दिया है। आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हो, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना भी रेजिस्टेंस उसको 1/RN तक लेते चल जाओ। तो यहाँ 3 रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर 4 रहता तो क्या होता, 1/R इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 5 रहता तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। मतलब जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसको 1/R के साथ लिखते चल जाओ। तो यहाँ 3 है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। तो 1/R इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1/2 ओम, यहाँ 1/4 ओम, यहाँ 1/6 ओम। और जब इसको सॉल्व करोगे तो RE का वैल्यू 1.09 आएगा। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हो। आप बीटेक में अपना कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, तो आप अपना कैलकुलेटर यूज करके इसका फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसका आंसर निकाल सकते हो। तो 1.09 ओम आ गया है। चलिए तो इसका मतलब पहले का केस में क्या था,
पहले सीरीज था, सीरीज में हो गया। अब मैंने आपको पैरेलल पढ़ाया। पैरेलल में एक चीज देखो, एक चीज याद रखना, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है वो कितना आया, 1.09 ओम आया। और देखिए वो 2 ओम से भी छोटा है, R1 से भी छोटा है, R2 से भी छोटा है और R3 से भी छोटा है। तो इसका एक पॉइंट याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट्स में लिखो भैया, इंटरव्यू क्वेश्चन। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस है सबसे छोटा होता है। और सीरीज में देखो, सीरीज में भी एनालाइज करा देता हूं। देखिए सीरीज में मैं निकाला था, सीरीज में 6 ओम आया था, जो कि 3 ओम से भी बड़ा है, 2 ओम से भी बड़ा और 1 ओम से भी बड़ा। मतलब सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। और पैरेलल में क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर सारे जितने भी रेजिस्टेंस उससे छोटा होता है। ये प्रूफ मैं कर दिया। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब आपको ये प्रूफ करना है कि टोटल वोल्टेज तो सेम है आपका, तो करंट का जो समेशन होता है, I1 में जो करंट बहेगा, I2 में जो करंट बहेगा और I3 में जो करंट बहेगा, वो टोटल करंट के बराबर होगा, है कि नहीं वो देख लेते हैं। आपको अज्यूम 12 वोल्ट EMF इज कनेक्टेड टू द सर्किट, व्हाट इज द टोटल करंट लीविंग द सोर्स ऑफ द EMF। मतलब यही कि टोटल करंट कितना होगा, IT कितना होगा वो निकालना है आपको। IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, जितना भी रेजिस्टेंस होगा उसके क्रॉस जितना भी करंट होगा सबको ऐड करते चल जाओ। ये 3 तो रजिस्टर, देयरफॉर I1 होगा, एक I2 होगा, I3 होगा। ठीक है, तो तीनों को क्या होगा, प्लस कर देंगे। वोल्टेज ड्रॉप तो सेम है, वोल्टेज आप निकाल चुके 12 वोल्ट और RE आप निकाल चुके 1.09। तो आप जानते हो IT इज इक्वल टू V बाई R होता है। तो IE, तो IT किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो IE कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1.09 ओम। तो टोटल करंट कितना आ गया 11 ओम। तो आप टोटल करंट भी निकाल सकते हो। अब टोटल करंट तो आ गया भैया। अब हमको ये चेक कराओ कि I1 के क्रॉस जो रहेगा और I2 के क्रॉस जो रहेगा और I3 के क्रॉस जो रहेगा, टोटल दोनों तीनों को प्लस करेंगे तो करंट मेरा 11 एम्पियर आना चाहिए। तो I1 के क्रॉस करंट निकालो कितना होगा, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज ड्रॉप सब जगह सेम है। वोल्टेज आपका निकला था कितना 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट यहां से यहां तक का 12 वोल्ट है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो V इज इक्वल टू IR है ना, तो I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर होता है। तो V कितना है 12 है और यहाँ 2 है तो 2 है, 2 नीचे लिख दिए। तो देखिए 6 एम्पियर, I1 6 एम्पियर आ गया। मतलब 2 ओम के क्रॉस 6 एम्पियर जा रहा है। 4 ओम के क्रॉस देखिए निकालोगे तो 3 एम्पियर आएगा और I3 के क्रॉस 2 एम्पियर आएगा। आप ये चीज कर सकते हो खुद से, तीनों को प्लस करो। 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11। देखिए 11 एम्पियर आ गया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है भाई लोग, समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। और अपने दोस्त लोगों को भी भेजो। आप अकेले अपने नॉलेज मत लो, अपने दोस्त को भी भेजोगे, आप अपने दोस्त को भी नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हो। आप खाली आप देखिए, आप अपने खाली खुद देखिएगा तो आपको खाली समझ में आएगा। और आप पूरे दोस्त को बांटिएगा तो आप पूरे दोस्त को समझा रहे हो, मतलब कि आप अपना नॉलेज बांट रहे हो। सरस्वती माँ जो होती है वो नॉलेज की देवी होती है ना। तो वो क्या कहती है कि नॉलेज को बांटना चाहिए। आप जब सरस्वती माँ का जो बुक है शास्त्र पर होगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉलेज बांटना चाहिए, नॉलेज बांटने से नॉलेज और बढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पैरेलल रजिस्टर, अगर 2 पैरेलल रजिस्टर तो उसका शॉर्टकट निकाला हूं मैं, ये मास्टर शॉर्टकट भी निकाल के देगा आपको। तो 2 को अगर रहेगा तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/R1 प्लस 1/R2 करोगे ना पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर 2 पैरेलल रजिस्टर। तो 1/R1 प्लस 1/R2 का मैंने बताया था कि 3 रहता था तो हम क्या करते थे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 4 रहेगा तो क्या करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। 5 रहेगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक उसी तरह अगर 2 रजिस्टर सिर्फ R1 और R2 रहे तो हम 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं। और जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो R इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कर सकते हो। पहले 2 रजिस्टर का मल्टीप्लाई करो फिर 2 रजिस्टर को प्लस करो, मतलब 6 और 3 है तो 6 इंटू 3 कितना होगा 18 होगा और 6 प्लस 3 कितना होगा 9 होगा। तो मतलब 18/9 2, कितना आसान, तुरंत क्वेश्चन बनाओगे गेट का एक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ गए। अब सीरीज भी हो पैरेलल दोनों कंबाइंड कॉम्बिनेशन हो दोनों का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो भी कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर ही आएगा। सिंपल डीसी सर्किट समझ गए, अब आपको कॉम्प्लेक्स डीसी सर्किट में मैं ले गया हूं। अब कॉम्प्लेक्स में ही आपको सुपरपोजिशन, थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम मैं सब चीज पढ़ाऊंगा। इस लेक्चर में तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन अगले आने वाले लेक्चर में आपको थेवेनिन नॉर्टन भी बता दूंगा, सुपरपोजिशन भी बता दूंगा क्या होता है। और आपको एक ऐसा रूल बताऊंगा जिससे क्या कर सकते हो आप, हर जगह के वोल्टेज और करंट को किसी भी ब्रांच में निकाल सकते हो। जैसे ये ब्रांच में कितना करंट बह रहा है, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स दे दे, एक इंडक्टर भी ऐड कर दे, एक रजिस्टर भी ऐड कर दे, सब चीज ऐड कर दे, तो आप उसमें वोल्टेज कैसे निकालोगे, उसमें करंट कैसे निकालोगे, मैं वो भी आपको बताऊंगा। बस आपको बशर्ते मेरे साथ लास्ट तक बने रहना होगा। चलिए, रजिस्टर हो और ऑफन कनेक्टेड इन बोथ सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज और पैरेलल दोनों में हो, तो उसमें क्या करना पड़ता है, जो जो सीरीज में है उसको सीरीज कॉम्बिनेशन से आर इक्विवेलेंट निकाल लो, जो जो पैरेलल में है उसको आर इक्विवेलेंट से यूज करके एक आर इक्विवेलेंट निकालो। अब दोनों को देखो सीरीज में है कि पैरेलल में है, अगर सीरीज में होंगे तो फिर से सीरीज का इक्विवेलेंट निकाल लो रेजिस्टेंस, अगर पैरेलल में है तो फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दो पैरेलल के केस में। तो इन सच केसेस इट इज बेस्ट टू यूज द रूल फॉर सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस टू रिड्यूस द सर्किट टू अ सिंपल सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंपल सर्किट बनाने के लिए आपको मैं जो सीरीज के लिए जो बताया था फॉर्मूला और जो रेजिस्टेंस पैरेलल के लिए जो आपको बताया था फॉर्मूला, वो दोनों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदल सकते हो, है ना। उसमें एक सोर्स लगा होगा ईएमएफ का और एक रेजिस्टेंस लगा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया गया है, देखिए दो पैरेलल में लगा है और ये पैरेलल में थोड़ी, ये सीरीज में है, ठीक है, ये दोनों के सीरीज में है। तो पहले 3 ओम और 6 ओम का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। और मैं बताया था कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप उसको चुटकी बजा करके निकाल सकते हो। 3 इंटू 6 18, 3 प्लस 6 9, तो 18/9 2 एम्पियर। तो यहाँ क्या होगा, 2 एम्पियर आ जाएगा, देखो 2 एम्पियर आ गया। 4 एम्पियर 2 एम्पियर सीरीज में लगे हुए हैं, तो 4 प्लस 2 6 एम्पियर, देखिए 6 एम्पियर इधर आ गया। आपको क्या बोला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला था निकालने, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आ गया। क्वेश्चन एकदम आसानी से बना लिया। अब आपको बोलेगा करंट निकालो कितना हो रहा है, आपको बोल देगा इसके क्रॉस कितना करंट बह रहा है वो निकालो। तो इसके क्रॉस कितना करंट बह रहा है, आपको वो आर दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, V इज इक्वल टू आई आर, फॉर्मूला में पुट करो और करंट को निकाल दो, I इज इक्वल टू BT/R ही निकल जाएगा, V/R हो जाएगा। V कितना दिया है 12 वोल्ट, यहाँ हो गया 6 वोल्ट 6 ओम, तो IT 2 एम्पियर आ गया है। समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द करंट एंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर के क्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज और करंट निकालना है। ये आपको देखिए कॉम्प्लेक्स मेथड से बताया। मैं आपको अगले वाले लेक्चर में एक ऐसा मेथड बताऊंगा, नोडल एनालिसिस बताऊंगा, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना लोगे। चलिए 4 ओम के क्रॉस देखिए क्या हो रहा है। पहले 4 ओम के क्रॉस देखिए क्या हो रहा है कि पहले आपको करंट एंड वोल्टेज निकालना है। तो पहले देखिए I4, पहले मान लीजिए कि I4 इक्वल टू IT इक्वल टू 2 एम्पियर। ये क्या 2 एम्पियर दे दिया भैया, ये 2 एम्पियर दे दिया है। आपका IT जो पिछले वाला जो IT निकला था, आप IT निकाल दो, सेम देखिए सेम है एग्जाम्पल। आप IT पहले निकालना होगा, आपको पहले जो मेथड से किए थे आर इक्विवेलेंट, आप अगर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए, बोल दे कि आपको क्या निकालना है, करंट एंड वोल्टेज निकालना है हर एक ब्रांच में, तो आपको पहले क्या करना होगा, आर इक्विवेलेंट निकालना होगा, स्टेप 1। स्टेप 2 में आपको IT निकालना होगा। और स्टेप 3 में देखिए क्या करना होगा कि आप देखिए, तो आपको क्या पता चल गया कि यहाँ से करंट तो सेम बह रहा है ना, 2 एम्पियर बह रहा है, 12 वोल्ट से 2 एम्पियर निकल रहा है, मतलब यहाँ से भी 2 एम्पियर निकलेगा, मतलब 4 ओम से कितना एम्पियर बहेगा, 2 एम्पियर बहेगा। तो I4 इक्वल टू IT 2 एम्पियर। और इन दोनों का जो पैरेलल कनेक्शन आया था जो दैट इज 2 ओम, इसमें भी 2 एम्पियर बहेगा, मतलब 4 ओम में भी 2 एम्पियर, 2 ओम में भी 2 एम्पियर। तो 4 ओम में कितना वोल्ट हुआ, 4 ओम में कितना वोल्ट हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, 2 एम्पियर इंटू 4 वोल्ट इक्वल टू 8 वोल्ट। मतलब कि ये 4 ओम के लिए आपको निकल गया वोल्टेज कितना है, वोल्टेज आया आपका 4 ओम के लिए वोल्टेज आया 8 वोल्ट और करंट आया 2 ओम। अब चलिए इन दोनों को डील करते हैं। इन दोनों का आर इक्विवेलेंट निकाले थे पैरेलल से आर इक्विवेलेंट निकाले थे।
निकाले थे कि नहीं। द रिमाइंडर ऑफ द वोल्टेज, आप क्या करिए, देखिए 12 वोल्ट से 8 वोल्ट कौन ले लिया, 4 ओम ले लिया, तो 12 से 8 वोल्ट को माइनस करने को जो 4 वोल्ट है बचा, कि 4 वोल्ट इन दोनों में कैसे बटेगा उसको देखते हैं। अब ये बताइए दोनों का जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है, तो 4 वोल्ट क्या होगा, V3 में 3 में भी सेम वोल्टेज होगा, इसमें भी सेम वोल्टेज होगा, मतलब इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 4 वोल्ट मिलेगा, तो दोनों का वोल्टेज निकाल गया। अब करंट निकालो, यहाँ का वोल्टेज निकल गया 4 वोल्ट और 3 ओम, तो करंट निकाल सकते हो V/R से, तो कितना हो गया, V कितना हो गया 4, 4/3, तो 4/3 करोगे तो कितना होगा, करंट आपका आ जाएगा, 4/3 करे तो 1.33 एम्पेयर आ गया, 3 वोल्ट के क्रॉस इतना करंट और 6 वोल्ट कितना करंट। ये आपको खुद से एनालाइज करना है। ये आप अभी ये वाला मेथड आप अपने घर में फिर से करोगे, ये मेथड आप खुद से करोगे तो आपको खुद से अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन इसके बाद मैं अगला वाला जो निकालूंगा उसमें आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि आपको ये सब करने की जरूरत ही नहीं, आप चुटकी बजा के करोगे। मैं आपको ऐसा एक थ्योरम बताऊंगा जिसके बाद ये एकदम चुटकी बजा करके बनेगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। किरचॉफ लॉ फॉर डीसी सर्किट। अब किरचॉफ लॉ समझ लीजिए क्या होता है। तो बच्चों थोड़ा सा लैग आ गया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब पढ़ेंगे किरचॉफ लॉ फॉर डीसी सर्किट्स। डीसी सर्किट में किरचॉफ लॉ क्या होता है, कैसे यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल किरचॉफ लॉ आपके कॉम्प्लेक्स सर्किट में यूज होता है, ये जानना जरूरी है। किरचॉफ का आपको पहले लॉ बताएंगे, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा किरचॉफ का सेकंड लॉ क्या होता है। आपको मैंने बता दिया था कि किरचॉफ लॉ क्या होता है, बस इसको मैं आपको थोड़ा वेरिफिकेशन और थोड़ा डिटेल के साथ बताऊंगा। किरचॉफ का पहला लॉ क्या होता है इसे समझते हैं। द सम ऑफ करंट एंटरिंग अ जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जितना करंट अंदर घुस रहा है किसी एक नोड में और जितना करंट बाहर निकल रहा है किसी भी नोड में, उसका समेशन दोनों का इक्वल होता है। समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग। वही है, देखिए समेशन ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू समेशन ऑफ करंट लीविंग। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या होता है, द सम ऑफ द ईएमएफ अराउंड एनी क्लोज लूप मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ द आयर लोड आयर ड्रॉप। मतलब बोलने का मतलब यही है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होता है इज इक्वल टू उसका जो समेशन लेते इक्वल टू 0 होता है। मैंने आपको ये बताया था, मैंने ये जो बताया था उसमें आपका जो ईएमएफ होता है, टोटल ईएमएफ होता है, वो भी जुड़ा होता है। तो इसको मैंने और रिफाइंड वे में बता दिया। जो टोटल ईएमएफ हो जाएगा ई, और जो टोटल लॉसेस हो जाएगा, जो कि मैंने आपको थोड़ा देर पहले पढ़ाया था, जितना ड्रॉप हो रहा था R1 के क्रॉस, R2 के क्रॉस, R3 के क्रॉस, वो क्या हो रहा था, किसके बराबर था, टोटल वोल्टेज ड्रॉप के बराबर था। ठीक उसी तरह इसमें भी जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है वो हर एक रजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप के समीशन के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ता हूं। ईएमएफ का साइन कन्वेंशन को समझ लो। अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो निगेटिव ईएमएफ होगा, निगेटिव से पॉजिटिव के जाएंगे तो पॉजिटिव ईएमएफ होगा। मतलब निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अच्छी बात, पॉजिटिविटी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिविटी से निगेटिव की तरफ गंदी बात, निगेटिविटी की तरफ चलेगा तो निगेटिव हो जाएगा। वही है किरचॉफ लॉ भी वही बताता है कि किरचॉफ लॉ यू मस्ट अज्यूम अ कंसिस्टेंट पॉजिटिव ट्रेसिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन को ट्रेस करके उसके ईएमएफ का जो भी वैल्यू रहेगा वो बताएगा। जब हम लोग वोल्टेज रूल लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज रूल, दैट इज सेकंड रूल, किरचॉफ का सेकंड रूल, EMF are positive if normal output direction of the EMF is within the assumed trace direction। देखिए वो पॉजिटिव कब होगा, जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो EMF पॉजिटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा EMF। वही लिखा, अगर ए से बी जा रहे हैं, ए से बी देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं मतलब पॉजिटिव हो गया। अब बी से ए जाएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे, देखते हैं इसमें ई जो होगा निगेटिव हो जाएगा। ये तो समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अब IR ड्रॉप ये सब चीज जानना जरूरी है, क्योंकि जब आप KVL लगाओगे तो ये सब चीज के बारे में पता होना जरूरी है। करंट अगर आपका निगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो प्लस E, और अगर पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है तो माइनस E। अब हम समझेंगे रेजिस्टेंस की तरफ क्या होता है। अगर रेजिस्टेंस का
पॉजिटिव साइड से निगेटिव साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस आर हो जाएगा, माइनस आई आर हो जाएगा। और अगर करंट पॉजिटिव साइड से निगेटिव की साइड जाए, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ जाए तो पॉजिटिविटी आ गया, पॉजिटिविटी मतलब पॉजिटिव हो गया, प्लस आई आर हो जाएगा। और अगर निगेटिविटी की तरफ गए, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ गए तो माइनस आई आर हो जाएगा। वो मैं आपको आगे में एग्जांपल में क्लियर कर दूंगा आई आर वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ तो मैं नहीं लाया हूँ, अगले वाले में पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस इतना जान जाइए कि पॉजिटिव से निगेटिव मतलब निगेटिविटी आ गया, दैट इज माइनस आई आर। अगर निगेटिव से पॉजिटिव मतलब पॉजिटिविटी आ गया, मतलब प्लस आई आर, ये जान लीजिए। अब मान लीजिए कि मैं किरचॉफ लॉ लगा रहा हूं पहले लूप के लिए, मतलब कि ये वाला लूप के लिए, तो पहले आपको ये मान लेना है कि जो फ्लो ऑफ करंट है वो कंसिस्टेंट है, कहीं पर भी कुछ भी वहां पर लॉसेस नहीं हो रहा है, हल्का फुल्का लॉसेस होता है रेजिस्टेंस में, बस उसे मान लेना। बस यही मान लेना है कि करंट आपका कंसिस्टेंटली मूव कर रहा है उस लूप में, ये जान लेना है। दूसरी बात ये कि आपको ईएमएफ का डायरेक्शन देखना है, करंट इस तरफ दिख जा रहा है, मतलब क्या, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब यहाँ प्लस इवन होगा। और यहाँ क्या हो रहा है, ये जो करंट जाएगा यहाँ से ऐसे घूमते हुए ऐसे आ रहा है, मतलब क्या, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ पर भी प्लस E2 हो जाएगा। तो E1 और E2 दोनों प्लस है। तो ठीक है, देखिए आप अगर जंक्शन लूप लगाते हैं, अब चलिए रूल लगाता हूँ। यहाँ से I2 मैं दे रहा हूँ, देखिए यहाँ I2 दिया है, यहाँ देखो मेरा पॉइंटर की तरफ, यहाँ I2 देता हूँ तो ऊपर I1 निकल जाता है, यहाँ I3 निकल जाता है, मतलब I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I3। आपको मैं करंट रूल बताया था, देखिए यहाँ करंट रूल लिख दिया गया है। अब मैंने बताया E इज इक्वल टू आई आर होता है, E इज इक्वल टू आई आर होगा। कैसे हो जाएगा, देखिए टोटल ईएमएफ जितना भी लगा हुआ है बराबर में जितना लॉस हो रहा है, मतलब एक R1 के कारण लॉस हो रहा है, एक R2 के कारण लॉस हो रहा है, तो यहाँ E1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, ये कैसे पहचाने। करंट का डायरेक्शन देखो, I1 कहाँ जा रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब निगेटिव से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, देयरफॉर प्लस E1 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब प्लस E2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 इज इक्वल टू, इसके कारण I1 R1, इसके कारण क्या होगा I2 R2। यहाँ I2 मान लिए हैं, देखिए नीचे में I2 लिखा हुआ, I2 R2 इज इक्वल टू I1 R1। चलिए थोड़ा नेट अनस्टेबल चल रहा है, कारण से लैग आ जा रहा है। मैं बता रहा था कि देखिए, आपको क्या बता रहा था कि जो किरचॉफ लॉ था उसमें क्या था कि मैं लूप 1 बता दिया था, मैं आपको लूप 2 बताऊंगा। लूप 2 में यहाँ क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज ले रहा है डायरेक्शन को, देयरफॉर क्या होगा, क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, जैसे क्लॉक घूमता वैसे घूमेगा। मेरा मेरा पॉइंटर को देखिए, इस तरह घूमेगा, मतलब इस तरह घूमेगा, मतलब कि देखिए यहाँ से ऐसे नीचे घूमेगा, मतलब क्या, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब -E2 -E3, सॉरी तो यहाँ -E3 लिख दिया है, फिर ऐसे घूम करके फिर ऐसे घूम करके फिर वापस आएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, मतलब -E2, देयरफॉर यहाँ -E2 लिख दिया गया है। और यहाँ क्या होगा, इस डायरेक्शन में क्या है, I2 R2 होगा, लेकिन क्या करें, मैं इसका उल्टा डायरेक्शन ले रहा हूँ, देयरफॉर -I2 R2। ठीक है, और क्या हो रहा है इसमें भी देखिए, इसमें क्या हो रहा है कि इस डायरेक्शन में I3 R3 होगा, लेकिन मैं इसको उल्टे डायरेक्शन ले जा रहा हूँ, देयरफॉर -I3 R3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये मैंने आपको I3 R3 और I2 R2 का आपको डायरेक्शन के थ्रू बताया। अब आपको मैं आप डायरेक्शन तो नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन, वो आप कैसे समझिएगा, देखिए इसके अगले वाले हम क्वेश्चन में, कि हम क्या किए, अब पूरे लूप को ले लिए हैं। अब चलिए पूरे लूप में आपको बताता हूँ, अगर डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो आप कैसे करोगे। पहले देखिए क्या होगा, ये क्या है, नीचे वाला पॉजिटिव होगा, नीचे वाले पॉजिटिव, ऊपर वाला निगेटिव, तो ये निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव हो गया, और यहाँ क्या हो गया, निगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ निगेटिव, देयरफॉर यहाँ भी निगेटिव होगा, रजिस्टर के केस में सेम हो जाता है, यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव। देखिए सारा कन्वेंशन बन गया। फिर से मैं बता रहा हूँ, जहाँ E1 का निगेटिव होता है उसके बगल वाले रजिस्टर को पॉजिटिव बना देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ निगेटिव होगा, और रजिस्टर के केस में सेम हो जाता है, यहाँ निगेटिव होगा तो यहाँ भी निगेटिव होगा, तो यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव क्या होगा, यहाँ देखिए निगेटिव, मतलब कन्वेंशन सही है।
अब लगाइए, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब देखिए ये डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, ये डायरेक्शन में मूव कराएंगे तो ये क्या हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब कि प्लस E3, तो देखिए प्लस E3 लगा दिया। यहाँ से उल्टा डायरेक्शन, मतलब माइनस E1 हो गया यहाँ पर, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव, देयरफॉर माइनस E1। यहाँ देखिए प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, देयरफॉर माइनस I1 R1। और यहाँ देखिए यहाँ निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब प्लस I3 R3। अब समझ में आया। चलिए आगे वाला को भी हम दिखा देते हैं। लूप 2 में जो लगाए थे तो क्या हो रहा था, ये हम देखिए, पेन लेता हूं एक बार, देखिए यहाँ निगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पॉजिटिव होते, देखिए यहाँ निगेटिव है तो यहाँ निगेटिव हो गया। अरे क्या आ गया, ये आपका निगेटिव हो गया यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो गया, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। अब देखिए ये आपका कैसे कैसे घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज में घुमा रहे हैं, मतलब कि इस तरह से घुमा रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से घुमा रहे हैं, मतलब ठीक है, इस तरफ घुमा रहे हैं, मतलब क्या, ये क्या हो रहा है, ये आपका पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है, तो -E3, देखिए -E3 लिख दिया हूँ। फिर देखिए इसको ऐसे करके लेजर पॉइंटर लाता हूँ पहले, देखिए इस तरह से ऐसे करके ऐसे घुमा रहे हैं, देयरफॉर क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव, दैट इज -E3। देखिए क्योंकि पॉजिटिविटी से निगेटिविटी की तरफ जा रहा है, फिर इसको उल्टा घुमाइए, फिर यहाँ देखिए पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब -E2, यहाँ देखिए -E2 हो गया। अब देखिए अब क्या हो रहा है कि करंट किस तरह बह रहा है, इस तरह से बह रहा है, मतलब क्या कि पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब I2R2, देखिए I2R2 हो गया। और इसमें भी देखिए क्या हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो -R3R3, I2R3, I3R3। अब आपको समझ में आया। अगर आपको डायरेक्शन नहीं भी दिया हो तो कोई बात नहीं, आप पॉजिटिव निगेटिव लगा करके आप इसे सॉल्व कर सकते हो। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अब लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। चलिए अब इंडिपेंडेंट इक्वेशन हो तो, जब हम लोग ठीक है इंडिपेंडेंट इक्वेशन को, चार इंडिपेंडेंट इक्वेशन आपका आ गया। अब चारों इंडिपेंडेंट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। पहला से आया I2, देखिए पहला आया I2 = I1 + I3, दूसरा आया E1 + E2 = I1 R1 + I2 R2, फिर तीसरा आया आपका क्या, ये वाला ले लो या ये वाला ले लो, बात बराबर है, मैं ये ले लेता हूँ, E2 + E3 = I2 R2 + I3 R3। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ये आपका दूसरा इक्वेशन आया, E3 - E1 = I1 R1 - I3 R3। देखिए ये सारा इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दिया हूँ। अब इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए ये वाला आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, किरचॉफ लॉ लगाना है आपको, और इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। आपको चार इंडिपेंडेंट इक्वेशन पहले निकालना होगा। उसके लिए पहले आपको लूप 1 निकालना होगा। लूप 1 कुछ इस तरह से घूम रहा है, देखिए कुछ इस तरह से घूम रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, I2 अंदर जा रहा है, I3 भी अंदर जा रहा है, और I1 निकल रहा है, दैट इज I2 + I3 = I1 हो जाएगा, ठीक है। और आप क्या करिए, लूप 1 में किरचॉफ लॉ लगाइए, केवीएल लगाइए। केवीएल लगाने से क्या होगा, ये इस तरह से ऐसे करके घूमेगा। ये घूमने पर क्या होगा कि आपको क्या करना है, I1 को देखिए, पहले देखिए इस तरह से घूम रहा है, घूमने से पहले ईएमएफ निकालो, पहले ईएमएफ निकालना पड़ता है। ईएमएफ निकालोगे तो क्या हो रहा, +12 वोल्ट होगा कि -12 वोल्ट होगा, माइनस से पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, मतलब 12 वोल्ट हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, इस तरफ घूम रहा है, मतलब 5I1 हो जाएगा, एक हो जाएगा 10I2 हो जाएगा। देखिए 10I2 5I1 = 12 एम्पियर। पहला इक्वेशन निकल गया। चलो दूसरे इक्वेशन में क्या करना है, फिर हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, आप क्लॉकवाइज भी घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, वो आप पे निर्भर करता है। क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब यहाँ 6 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 वोल्ट लिख दिया गया है। अब यहाँ क्या 20I3 कैसे लिखा है, देखिए ये क्या है, यह निगेटिव है, ये निगेटिव के सामने पॉजिटिव हो गया, है ना। निगेटिव के सामने पॉजिटिव, मतलब क्या, इस तरह से घूम रहा है करंट, मतलब ये ऊपर से नीचे गिर रहा है करंट, ऊपर से नीचे गिर रहा है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब 20I3 हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, आपको अब निकालने की जरूरत नहीं है,
पॉजिटिव निगेटिव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन I2 आप देखिए पहले वाले में ही I2 का डायरेक्शन दे दिया गया था। वो डायरेक्शन की उल्टे आप जाओगे, उल्टा जाओगे तो क्या होगा, माइनस I2 R2 होता है, तो यहाँ R2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो दैट इज वाई माइनस 10I2 हो जाएगा। पहला और दूसरा भी आप निकाल दिए हो, अब आपको तीसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तीन तो निकल गया, चौथे निकालने की जरूरत नहीं है। आप यही तीनों से सॉल्व कर लोगे, अगर जरूरत पड़ जाए तो चौथे भी निकाल लोगे। चलिए ये तीनों को ही सॉल्व करते हैं। I2 प्लस I3 I1 हो गया, करंट लॉ से I2 प्लस I3 इज टू I1 हो गया, ये निकल गया। पहले इक्वेशन में क्या निकला था, पहला इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन पहला लूप लेकर के मैंने दूसरी इक्वेशन निकाला था, जिसमें 5I1 क्या आया था, 5I1 प्लस 10I2 टू 12 एम्पियर। चलिए उठा करके मैं यही रख दिया हूं। और तीसरा इक्वेशन क्या आया था, 10I, इसको जब 6 वोल्ट इज टू 20I3 माइनस 10I2 आया था। जब इसको डिवाइडेड बाय 2 दोनों साइड किए तो क्या हो गया, ये 10 हो गया, 10I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। यहाँ एम्पियर इसलिए दिया गया है क्योंकि वोल्ट बाय ये हो गया है ओम, वोल्ट बाय ओम क्या होता है, V बाय R का तो I होता है, देयरफॉर यहाँ एम्पियर लिख दिया है। ठीक है, चलिए 3 एम्पियर, उतना नहीं गौर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे भी मैं लिख दिया हूं। अब देखिए I1 का वैल्यू I2 प्लस I3 दे दिया गया है, तो मैं क्यों ना इसमें पुट कर दूं I1 का वैल्यू में, तो I1 का वैल्यू मैं I2 प्लस I3 पुट कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू 1। I1 का वैल्यू दिया है तो यही I1 को मैं यहाँ I2 प्लस I3 लिख देता हूँ। 5I2 प्लस 5I3 प्लस 10I3 इक्वल टू 12 एम्पियर। अब जब मैं इसे सॉल्व किया तो 5I2 प्लस 15I3 इक्वल टू 12 एम्पियर आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक आपका, देखिए ये वाला आया था इक्वेशन, ये वाला तो पहला इक्वेशन लिखिए, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन, चौथा इक्वेशन अपने आप निकाल लिए। ये चौथा इक्वेशन यही है, देखिए चौथा इक्वेशन में निकल गया। अब तीसरे और चौथे को देखिए, 10I3 माइनस 5I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, यहाँ 15I3 प्लस 5। अब देखिए दोनों क्या हो रहा है, अगर इसको हम ये करते हैं, दोनों को एलिमिनेट करने की कोशिश करें तो माइनस 5I2 और प्लस 5I2 कट जाएगा और आपका क्या होगा, I3 का वैल्यू आ जाएगा। और अगर I3 का वैल्यू आ जाएगा, है ना, I3 का वैल्यू हो जाएगा, तो यही क्वेश्चन से आपका I2 का भी वैल्यू आ जाएगा। तो I2 का भी वैल्यू निकाल लिया, और I2 का वैल्यू आ गया, I3 और I2 का वैल्यू आएगा, I3 और I2 का वैल्यू आएगा, तो आप I1 का भी वैल्यू निकाल लोगे। तो I1 का भी वैल्यू निकल गया। इससे आप खुद से करिए, मैं आपको बस इस तरह एक्सप्लेन कर दिया हूं। अगर कोई चीज में डाउट होता है, देखिए इस तरह का जो न्यूमेरिकल दे रहा हूं, पहले आप पॉज करिए, वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाइए। खुद से बना लेने के बाद अगर नहीं बनता है, अगर किसी चीज में डाउट होता है, तब आप ये वीडियो को रेफर करिए कि सर कैसे बनाए हैं, सर क्या क्या बताए हैं। इसको मैं आपको फ्रेशली एक बार फिर से बता देता हूं कि कोई चीज आपका डाउट नहीं रहे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया था, क्वेश्चन के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, लूप 1 निकालना पड़ता है, लूप 2 निकालना पड़ता है, केसीएल लगाना पड़ता है और एक पूरा लूप ले लेना पड़ता है। तो मैं क्या पहले केसीएल लगा देता हूँ, छोटा मोटा चीज पहले कर देता हूँ। तो क्या होगा, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I1 आ गया था। अब मैं पहले लूप में क्या किया, क्लॉकवाइज करंट ले लिया हूँ, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकता था लेकिन मैं क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, तो क्लॉकवाइज करंट लिया हूँ। तो क्या हो रहा है, ये माइनस से पॉजिटिव की तरफ, दैट इज प्लस 12 वोल्ट बन रहा था। तो यहाँ मैं 12 वोल्ट लिख दिया था, और ये 5 ओम क्या हो रहा था, 5I1, अब 5I1 प्लस 10I2 हो जा रहा था। आप प्लस माइनस करके खुद से कर सकते हैं। अब लूप 2 में मैं क्या किया, फिर क्लॉकवाइज करंट बढ़ा दिया, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते थे। जब इसको सॉल्व किया तो मेरे को ये वाला इक्वेशन आया। देखिए अब ये तीनों इक्वेशन से मैं चौथा इक्वेशन भी निकाल सकता हूँ, चौथा इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है। अब क्या किया हूँ, I2 प्लस I3 इक्वल टू I1 था, और ये दूसरा आया था। तो I1 का वैल्यू मैं जानता हूँ, I2 प्लस I3, तो I1 का वैल्यू I2 प्लस I3 लिख देता हूँ, और मैं आप चौथा इक्वेशन में निकाल लेता हूँ। कि चौथी क्वेश्चन में I2 I3 आ रहा है, तीसरी क्वेश्चन में I2 I3 आ रहा है, तो मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा और I2 और I3 निकाल लूंगा। देखिए I3 और I2 निकाल लिया, और I3 और I2 निकल जाएगा तो आप I1 भी निकाल सकते हो। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब आपको सारा फॉर्मूला बता देता हूँ। सीरीज हो तो सारे रेजिस्टेंस का सम होता है, करंट का निकालना होता है इक्वल टू समेशन ऑफ ई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ आर होता है सीरीज के केस में। अब वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ई इज इक्वल टू I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3, जैसा कि आप केबीएल में देख चुके हो। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसमें ज्यादा टाइम नहीं, समरी है ये सबको तुरंत बताना है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज ड्रॉप को ऐड करते हैं और आर का वैल्यू ये होता है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। मैंने पैरेलल में आपको बताया कि वोल्टेज सेम होता है, करंट का समेशन होता है और रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है, और 2 रेजिस्टेंस हो तो उसका मैं ट्रिक भी बताया था।
चलिए आगे बढ़ता हूँ। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बताया था, किरचॉफ सेकंड लॉ बताया था, ये भी आपको समझ में आ गया था। जितना करंट इंटर करता है उतना करंट बाहर निकलता है, और टोटल ईएमएफ जितना भी एक लूप में हो उसके उस इक्वल टू जितना भी लॉसेस होगा उसके बराबर में होगा, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर में होगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलिए आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। मैं दुआ करता हूँ आपको सब चीज समझ में आया होगा। पहला मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन से रिलेटेड मैंने बता दिया कि रजिस्टर आपका सीरीज में लगा हो तो क्या होगा, पैरेलल में लगा हो तो क्या होगा। फिर मैंने आपको किरचॉफ, फिर आपको मैं सिंपल डीसी सर्किट में बताया कि सीरीज लगता है तो सीरीज को कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स में मैंने आपको बताया कि अगर सीरीज में ना हो करके पैरेलल में हो जाए, सीरीज में ना हो करके आपका क्या हो जाए कि सीरीज में ना हो करके अगर आपका सीरीज पैरेलल में हो जाए तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं, आर कैसे निकालते हैं, और उसमें क्या कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट का समेशन होता है। वही सीरीज में मैंने आपको बताया कि करंट आपका कांस्टेंट होता है, वोल्टेज ड्रॉप का एडिशन होता है, समेशन होता है। फिर मैंने आपको कॉम्प्लेक्स वाले में आपको मैं थ्योरम्स भी बताया। आपको थ्योरम्स में आपको मैंने किरचॉफ लॉ बताया, किरचॉफ में मैंने केवीएल एंड केसीएल आपको बताया जो कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। और आपको मैंने क्वेश्चंस भी बताया, आपको 4 इंडिपेंडेंट इक्वेशन निकालना पड़ता है। वो क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बताया 4 लूप, अगर मैं 5-6 लूप हो, अगर 6 लूप हो तो 6 लूप प्लस बड़ा सा लूप, 3 सारे लूप को निकाल करके सॉल्व। सोचिए कितना कॉम्प्लेक्स है। मैं कॉम्प्लेक्सिटी को कल जो लेक्चर आएगा उस कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम कर दूंगा और आपके लिए बहुत सस्ता सा आसान सा सब्जेक्ट बना दूंगा। और आपको लगेगा क्या सर आप डीसी सर्किट को इतना आसान कैसे बना दिया। आज आपको मैं मानता हूं आज आप थोड़ा से आपका दिमाग में आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें हुई है, इसीलिए आप ये लेक्चर के बाद खुद से क्वेश्चंस को खुद से अपने से बनाइए, और नहीं समझ में आता तो फिर से रेफर करिए, दोबारा फिर से देख लीजिए एक बार, जहां जहां क्वेश्चन बना है उसे फिर से वापस से वहां पर रिवाइंड करके देख सकते हो। और हाँ, इससे रिलेटेड मैं आपको डीपीपी भी दूंगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी दूंगा, उसे भी आप बना लीजिएगा। और आप डीपीपी बना लोगे, आप क्या करोगे, ये पीपीटी को रेफर कर लोगे, आप अपना शॉर्ट नोट्स बना लोगे, तो आपको मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन, गेट एग्जामिनेशन, ईएसई एग्जामिनेशन से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करिए। सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, देख तो लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो सब्सक्राइब के बटन में दाबो और सामने में घंटा होगा, उससे घंटे को भी बजा दो कि जब भी मैं शुरू करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर आ गए हैं पढ़ाने के लिए, अब मुझे तैयार हो जाना चाहिए। चलिए थैंक यू एंड जय हिंद।